वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करते हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना इन राइटिंग थ्रू लेटर्स। तो किस तरीके से या फिर कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से सेक्रेटरी को स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऑलराइट, अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ कौन है या क्या है? तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल और डिसाइडेड बाय लॉ, एंड अथॉरिटीज़ का मतलब है पावर, समवन हु हैज़ पावर्स टू टेक डिसीजंस। ऑलराइट, सो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनके पास पावर्स हैं लीगल डिसीजंस लेने के लिए, बट कंपनी के लीगल डिसीजंस लेने के लिए। ऑलराइट, सो ऐसे कौन कौन से स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ में सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जिसके वजह से सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस करना होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे क्या क्या है स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जो डिसीजंस लेती हैं कंपनी के लिए, एंड किस तरीके से सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। So very first is Ministry of Corporate Affairs, that is MCA. Next is Registrar of Companies, that is ROC. Then National Company Law Tribunal, that is NCLT. National Company Law Appellate Tribunal, NCLAT. Securities and Exchanges Board of India, that is SEBI. Precautions to be taken while corresponding with statutory authorities, that is Secretary जब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं थ्रू लेटर्स, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कौन कौन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उन्हें स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ में करस्पॉन्डेंस करते समय। एंड लास्टली स्पेसिमेंस लेटर्स, दैट इज किस तरीके से सेक्रेटरी लेटर्स लिखती हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को, तो उसका स्पेसिमेंस गिवन है, फॉर्मेट गिवन है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे, दैट इज चैप्टर 12 करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। Let's see. The central government, through the Ministry of Corporate Affairs, is primarily concerned with the administration of the Companies Act 2013. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फॉर्म किया है, बनाया है। ऑलराइट, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज एमसीए का सबसे पहला कंसर्न क्या है, सबसे पहला काम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 को एडमिनिस्टर करना। दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे के सारे एक्ट गिवन है, लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस तरीके से कंपनी का काम होगा, कंपनी किस तरीके से काम करेगी। ये सारे लॉज जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। तो ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, इसको एडमिनिस्टर करना, इसको मैनेज करने का जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। ऑलराइट, टू एनेबल स्मूथ फंक्शनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड सम पावर्स टू वेरियस अथॉरिटीज लाइक रीजनल डायरेक्टर्स, ROCs, NCLT, NCLAT एक्सेट्रा। सो अच्छी तरीके से काम होना चाहिए, जो कंपनी का जितना भी काम है, डिसीजन है, वो स्मूथली होना चाहिए, स्मूथली परफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर्स हैं वो अलग अलग अथॉरिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, डेलीगेट कर दिए हैं। ऑलराइट, जैसे कि रीजनल डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स दे दिए हैं, ROCs को कुछ पावर्स दे दिए हैं, NCLT को, NCLAT को। तो ऐसे अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, अथॉरिटीज़ हम बोल सकते हैं, जिनके पास कुछ कुछ पावर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनको दिए गए हैं। ऑलराइट, in this chapter we will learn about few such statutory authorities including SEBI, which is the regulator of the securities market. तो इस चैप्टर में हम ये सारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सेबी भी इंक्लूडेड है। तो इसमें हम सेबी के बारे में भी स्टडी करेंगे। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ जितने भी सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, जहाँ पे स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं जिसको, जहाँ पे शेयर्स जो है वो बाय सेल होता है। ऑलराइट, तो ये जो सिक्योरिटी मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का, इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो सेबी का होता है। ऑलराइट, we shall also study the various types of correspondence undertaken by the secretary with these authorities. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से सेक्रेटरी जो है वो करस्पॉन्डेंस करते हैं, दैट इज कम्युनिकेट करते हैं, लेटर्स किस तरीके से लिखते हैं अलग अलग स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज MCA. The central government has delegated its power to regulate the functioning of the कॉरपोरेट सेक्टर टू MCA. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर्स जो हैं, कुछ पावर्स दे दिए हैं MCA को, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सो दैट जो काम है वो अच्छी तरीके से हो सके, स्मूथली परफॉर्म हो सके। MCA इज़ मेनली कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब NCA का सबसे
मेन काम क्या है और एमसीए कौन कौन से पर्टिकुलर एक्ट्स को या तो फिर लॉ को एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है। सो यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स गिवन है, दैट इज एक्ट्स गिवन है, देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट 2013 को मैनेज करने का काम, एडमिनिस्टर करने का काम एमसीए का है। देन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट को भी मैनेज करने का काम जो है वो एमसीए का है। देन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बनाया था ये पर्टिकुलर एक्ट, इसको भी एडमिनिस्टर करने का काम एमसीए का है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड लास्टली सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं इनको एडमिनिस्टर करने का पूरा जो एक्ट है, लॉ है, इसको मैनेज करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एमसीए ऑल्सो सुपरवाइजेस प्रोफेशनल बॉडीज सच एज। तो ये सारे तो एक्ट्स है, लॉज है जो कि एमसीए एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती हैं। और भी कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ है जिनको एमसीए सुपरवाइज करती हैं, दैट इज देखती हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको भी मैनेज करती हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं? वेरी फर्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI। एंड लास्टली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जिनको एमसीए सुपरवाइज करती हैं, मैनेज कर सकती है, हम बोल सकते हैं चेक करती है कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीए। अब एमसीए का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से एमसीए जो है वो काम करती है, क्या क्या काम करती हैं एमसीए, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू एडमिनिस्टर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर अलाइड लॉज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला काम क्या है एमसीए का, जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना, चेक करना। ऑलराइट, एंड अलाइड लॉज टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और भी बहुत सारे लॉज जुड़े होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के साथ में, जो कि बिजनेस को ईजिली परफॉर्म करने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सारे लॉज को भी एडमिनिस्टर करने का काम एमसीए का होता है। नेक्स्ट इज टू क्विकली आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट मतलब जितनी भी कंपनीज हैं, अलग अलग बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो वो अगर कंपनीज ने अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट में जितने भी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है, अगर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने फुलफिल नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो एमसीए क्विकली उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, पहचान जाती है कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्होंने कौन सा पर्टिकुलर रूल जो है वो फॉलो नहीं किया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, काम है एमसीए का। नेक्स्ट इज टू एनकरेज कंपनीज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो एमसीए क्या करती हैं, कंपनीज को एनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं कि वो अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सके। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्टर मैनेज करता है कंपनी को। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के पूरे मैनेज करते हैं, पूरे के पूरे काम को मैनेज करते हैं। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एमसीए एनकरेज करती हैं कंपनीज को, एंड टू अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और वो अच्छी तरीके से अपना काम कर सके, बिजनेस प्रैक्टिसेस को और अच्छी तरीके से कर सके, इसके लिए भी एनकरेज करती हैं एमसीए कंपनीज को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू प्रमोट फेयर कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स के बीच में। तो इसके लिए भी एमसीए क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, एनकरेज करती हैं अलग अलग बिजनेस फर्म्स को, सो दैट कंपटीशन जो है वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू मेक अवेलेबल टू द पब्लिक कॉर्पोरेट डेटा। तो जितने भी कॉर्पोरेट डेटा हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जितनी भी कंपनीज हैं उनका जितना भी डेटा है, अकाउंट्स हम बोल सकते हैं, तो वो सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं, डेटा जो है वो जो भी पर्टिकुलर चीज़ें कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, वो है कि नहीं प्रॉपरली अवेलेबल, ये देखने का काम भी एमसीए का है। एंड लास्टली टू ऑफर वेरियस सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर्स। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अलग अलग टाइप की जो सर्विसेज ऑफर होनी चाहिए वो ऑफर करने का काम भी एमसीए का है। अब स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो ये सारे लोग क्या हैं, स्टेक होल्डर्स। तो इनको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी एमसीए का है। ऑलराइट, सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एमसीए के। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एडमिनिस्टर द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब कंपनीज एक्ट 2013 को किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसका एक सेटअप गिवन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज जो सबसे हेड पे आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऑब्वियसली
कंपनीज एक्ट 2013 को पूरा का पूरा जो एक्ट है, लॉ है, उसको मैनेज करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो सबसे पहले आएगा, टॉप पे आएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ऑलराइट, उसके नीचे है 7 रीजनल डायरेक्टर्स। कहाँ कहाँ पे हैं 7 रीजनल डायरेक्टर्स? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड शिलोंग। नेक्स्ट उनके नीचे आता है 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है टोटल 22। उसके नीचे है 1 सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। उसके बाद है 9 ROCs कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। ROCs, that is registrar of companies come official liquidators, and then we have only official liquidators. Alright, so आगे देख लेते हैं। ये एक चार्ट है, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट इज रीजनल डायरेक्टर्स। अब रीजनल डायरेक्टर्स क्या है? इस चार्ट के अंदर आपको दिखा होगा रीजनल डायरेक्टर्स, दैट इज 7 टोटल रीजनल डायरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, सो रीजनल डायरेक्टर्स कौन है, क्या है? लेट्स सी। 7 रीजनल डायरेक्टर्स आर इन चार्ज ऑफ 7 रीजन्स ऑफ इंडिया। तो टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो कि 7 अलग अलग रीजन्स, इंडिया के 7 अलग अलग रीजन्स के इंचार्ज हैं। ऑलराइट, वो अलग अलग 7 रीजन्स को हैंडल करते हैं। दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ROCs एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स इन द रीजन। तो ये लोग क्या करते हैं? जितने भी ROCs हैं, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज जितने भी हैं, और ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जितने हैं, उनका काम है किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं अपने अपने रीजन्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर्स कौन है? ये लास्ट वाला है। ऑलराइट, लेट्स सी, दैट इज ये जो चार्ट था इसके अंदर सेकेंड लास्ट एंड लास्ट वाला है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। लेट्स सी, दे आर ऑफिसर्स अटैच्ड टू द वेरियस हाई कोर्ट्स एंड हेल्प इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज बेस्ड ऑन ऑर्डर्स इशूड बाय द कोर्ट्स। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स जो हैं वो कौन है? मोस्टली ये ऑफिसर्स होते हैं जो कि हाई कोर्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं। और इनका काम क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को बंद करने के लिए मोस्टली ये हेल्प करते हैं। दैट इज़ हाई कोर्ट्स जो है वो ऑर्डर्स देते हैं कंपनीज को बंद करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए। तो उस वक्त ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है वो कंपनीज की हेल्प करते हैं। कोर्ट्स के ऑर्डर जब मिलते हैं तो उसके ऑर्डर के थ्रू ये कंपनीज को वाइंड अप करने के लिए, बंद करने के लिए सारे जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। ऑलराइट, लिक्विडेटर्स मीन्स वाइंडिंग अप। ये क्या करते हैं? कंपनी को बंद करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है उसमें हेल्प करते हैं। ऑलराइट, बट कब हेल्प करते हैं? जब कोर्ट के ऑर्डर्स इनको मिलते हैं उस वक्त। इसके लिए ये है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा होगा टॉपिक्स। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो नेक्स्ट क्या है? MCA के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लेट्स सी क्या है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को होगा ही। ऑलराइट, हमने पिछले जितने भी चैप्टर स्टडी किए हैं SP में, कहीं ना कहीं हर चैप्टर में ROC के बारे में हमने स्टडी किया है, नाम तो आया है। ऑलराइट, दैट इज़ जब भी हम अपना नया कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं तो रजिस्टर कहाँ पे होता है? ROC के पास, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ऑलराइट, लेट्स सी। The Companies Act 2013 has empowered the central government to appoint ROCs for the registration of companies and administering the Companies Act in the state over which it has jurisdiction. So Companies Act 2013 ने empower किया है, मतलब राइट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को ROC को अपॉइंट करने के लिए। ऑलराइट, तो ROC का क्या काम है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए, एंड कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, चेक करने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टेट में जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है वहाँ पे वो देखेंगी, चेक करेंगी, एडमिनिस्टर करेंगी किस तरीके से कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ROCs आर फुल टाइम फील्ड ऑफिसर्स हु हैव वाइड पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एडमिनिस्टरिंग द कंपनीज एक्ट। सो ROCs जो है, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक्ट जो है, ये क्या है? ये फुल टाइम फील्ड ऑफिसर्स हैं। ऑलराइट, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब पावर्स हैं तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिम्मेदारियां होंगी कि कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का जो लॉ है वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको मैनेज करने का काम जो है वो ROC का होता है। ऑलराइट, लेट्स सी ड्यूटीज़ ऑफ ROCs। सो ROCs जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उनकी ड्यूटी क्या है? द ROCs हैव टू एग्जामिन द वेरियस डॉक्यूमेंट्स filed with it by the companies in compliance with the Companies Act 2013. So क्या ड्यूटी है ROC की? जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जब भी नया कंपनी स्टार्ट करना होता है तो जितने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ROC के पास फाइल होते हैं। ऑलराइट, तो कंपनी ROC क्या करती हैं? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करती हैं, चेक करती हैं, उन्हें वेरीफाई करती हैं। ऑलराइट, कि सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
जहाँ फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफिल की गई हैं कि नहीं की गई हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. ऑलराइट, if any document received by it is found to be defective or incomplete, it shall ask the company to rectify the defect or complete the document within prescribed time period. सो अगर जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं आरओसी को एग्जामिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अगर उनमें से कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, प्रॉपरली फिलअप नहीं किया गया है, सो आरओसी क्या करेगी, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी को वापस सेंड कर देगी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, फिर से उसको ठीक करने के लिए, जो भी डिफेक्ट है या फिर जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एक विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, दैट इज़ एक टाइम गिवन है, उतने टाइम में वो जो डिफेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके वापस आरओसी के पास देना होगा. ऑलराइट, द आरओसी हैव टू टेक डिसीजन on documents filed with it and reply within 30 days from the date of filing the documents. So अगर सपोज आरओसी को डिसीजन जो है वो विद इन टाइम लिमिट लेना होता है. ऑलराइट, जैसे कि अगर हमारा कोई नया कंपनी हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने आरओसी के पास जाके सबमिट कर दिया है एग्जामिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो 30 डेज़ के अंदर ही आरओसी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा. ऑलराइट, कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, इसमें कुछ डिफेक्ट है कि नहीं, और 30 डेज़ के अंदर ही डिसीजन लेके रिप्लाई भी देना होगा. ऑलराइट, on payment of prescribed fees, all the documents filed or registered with the ROC is available for the inspection by the public and can even ask for copy of it. दैट इज़ अगर किसी कॉमन पब्लिक को आरओसी के पास जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं, अगर उन्हें चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, या फिर उसकी एक कॉपी उन्हें चाहिए, तो उसके लिए आरओसी के पास जाकर उन्हें, दैट इज़ रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के पास जाकर उन्हें एक पर्टिकुलर फीस पे करनी होगी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, या तो फिर एक कॉपी लेने के लिए. ऑलराइट, आरओसी चार्जेस फीस फॉर फाइलिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स विद इट. द फीस आर चार्ज एज पर द रेट्स गिवन इन कंपनीज रूल्स 2014. सो जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, दैट इज़ कंपनीज़ को जब इनकॉर्पोरेट करना होता है, रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं आरओसी के पास, उसके लिए आरओसी फीस चार्ज करती है. ऑलराइट, और ये जो फीस होता है, दैट इज़ जो फीस का चार्जेस है, जो रेट्स हैं, वो एज पर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स एक्ट 2014 है. ऑलराइट, इसमें गिवन है कि कितना फीस चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग आरओसी फीस चार्ज करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ आरओसी. तो ये सब तो हो गया ड्यूटीज ऑफ आरओसी, मतलब आरओसी का क्या क्या काम होता है. अब आरओसी के पास क्या क्या पावर्स हैं, लेट्स सी. Beside the powers vested in the ROC by the Companies Act 2013, the central government too has dedicated some of its powers to the ROCs. तो आरओसी के पास तो वैसे भी कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा दिए गए हैं पावर्स, और दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये जो लॉ है इसके द्वारा भी आरओसी के पास काफ़ी पावर्स हैं. बट अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ पावर्स जो हैं वो आरओसी को दे रखे हैं. लेट्स सी, द कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन फॉलोइंग पावर्स टू दी आरओसीज. तो अब कंपनीज एक्ट ने क्या क्या पावर्स दिए हैं आरओसी को, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, दैट इज पावर्स गिवन है. लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज to extend the time of holding annual general meeting other than the first AGM by the period not more than 3 months. So कंपनी साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है. ऑलराइट, सो वो मीटिंग जो है, एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइम है उसको एक्सटेंड करने का पावर है, राइट है आरओसी के पास. बट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसको छोड़कर, बिकॉज फर्स्ट एजीएम के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है कंपनी को, सो फर्स्ट एजीएम को छोड़ के बाकी जितने भी एजीएम होंगे उसके लिए आरओसी जो है उनके पास पावर्स है कि वो 3 महीने तक एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम जो है वो एक्सटेंड कर सकती हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू इंस्पेक्ट और कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर बुक्स एंड पेपर्स. तो कंपनीज के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, दैट इज जितने भी अकाउंट्स के बुक्स हैं, बोल सकते हैं हम जर्नल्स बोल सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो जितने भी बुक्स होते हैं कंपनीज के, पेपर्स हैं, वो सारे के सारे बुक्स जो हैं उनको बुला सकती हैं, लेकर मंगा सकती हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू सीक इन राइटिंग एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड टू एनी डॉक्यूमेंट फर्निश टू आरओसी. सो अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है, दैट इज सबमिट किया गया है आरओसी के पास कंपनी द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी इन राइटिंग तो वो भी ले सकती हैं आरओसी कंपनी की तरफ से. नेक्स्ट इज seek the special court to issue an order for seizure of books and papers of a company if the ROC feels that such record may be destroyed, altered or falsified. सो कभी कभी क्या होता है कि आरओसी को ऐसा फील होता है, आरओसी को ऐसा लगता है कि कंपनी जो है
वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं कंपनी के, उसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, अल्टर्ड कर सकती है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, उसको फॉल्सीफाई डिक्लेयर कर सकती हैं। तो उस वक्त आरओसी क्या करती है, स्पेशल कोर्ट के पास जाकर पहले से ही ऑर्डर्स ले लेती हैं, परमिशन लेती हैं वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर्स को सीज करने के लिए। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा, सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितने भी पेपर्स हैं जो कि आरओसी को फील होता है कि कंपनी उसको डिस्ट्रॉय, अल्टर्ड या फॉल्सीफाइड डिक्लेयर करेंगी, वो सारे के सारे बुक्स एंड अकाउंट्स जो हैं, पेपर्स जो हैं, वो पहले से ही कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आरओसी अपने पास लेकर रख लेती हैं, सीज कर लेती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू स्ट्राइक ऑफ, दैट इज टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उनके पास ये भी पावर्स है, राइट है कि कंपनी का कोई पर्टिकुलर जो नाम है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर में से कंपनी का नाम जो है वो रिमूव कर दे, निकाल दें। ऑलराइट, तो ये सारे पावर्स हैं जो कि आरओसी के पास हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा आरओसी को दिए गए हैं। ऑलराइट, सो टोटल 5 पॉइंट्स थे। आई होप आपको पूरे के पूरे जो पॉइंट्स थे वो समझ में आए होंगे। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ है, दैट इज़ एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, सेबी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 12 दैट इज़ करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने एमसी दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर अप किया। एंड देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर किया। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक जो था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।